बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अच्छी खबरें पाकिस्तान के हवाले से हमें नहीं मिल रही हैं। इस्लामाबाद तक कोयटा जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल ऐसी नहीं हैं जिनके ऊपर ज़ाहिरी सी बात है हम लोगों को खबरें दें और उनकी दिल आज़ारी करें। लेकिन क्या करें, हम इन खबरों से, इन बड़े इश्यूज से अपनी आंखें नहीं चुरा सकते। आज जब मैंने सुबह का अखबार देखा तो एक लीडिंग अखबार में हेडलाइन थी कि पीडीएम फारिग हो चुकी है, ऐसा कहना था हमारे मोहतरम वजीर आजम का। हेडलाइन देखने में, पढ़ने में तो पॉलिटिकल दर्जा हरारत के बारे में बता ही रही थी, लेकिन इस हेडलाइन को पढ़ के मेरे दिल में एक सवाल उठा जो मैंने सोचा कि आज मैं अपने प्रोग्राम में जरूर पूछूंगी। मैं बिल्कुल मानती हूँ, 100% मानती हूँ कि इमरान खान साहब, मेरे मोहतरम वजीर आजम, ठीक कह रहे होंगे, क्योंकि वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। कुछ कह रहे होंगे, सोच कर कह रहे होंगे, वसूख से कह रहे होंगे कि पीडीएम फारिग हो चुकी है, मैं मान गई। लेकिन हुकूमत क्यों फारिग हुई बैठी है, यह सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। इसलिए आ रहा था क्योंकि जब मैंने कोयटा से खबरें देखी, एक नहीं, दो नहीं, 3 रोज हो चुके हैं कि वहां पर हजारा कम्युनिटी, मेरे बहन भाई बैठे हैं अपने शोहदा के लिए इंसाफ लेने के लिए, पर उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। यह बात सिर्फ 3 दिनों की नहीं है, ये बात है मुशर्रफ दौर की, ये बात है पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के दौर की, ये बात है पीएमएलएन नवाज शरीफ साहब के दौर की, और ये बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरम इमरान खान साहब के दौर की, जिन्होंने तो तब्दीली का नारा लगाया था, जिन्होंने 2 नहीं 1 पाकिस्तान का वादा किया था। आज उसी वादा करने वाले के राज में, उन्हीं के इख्तिदार में कोयटा की हजारा बरादरी 3 दिन से बेयारो मददगार बैठी है, और उनको डील करने के लिए वही पुराने आजमाए हुए कारतूस और वही पुराने हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शेख रशीद साहब को भेज दें, अपने किसी वजीर को भेज दें। बार बार वहां की खवातीन, मेरी बहनें नारे लगा रही हैं, बुला रही हैं कि इमरान खान कोयटा आओ। क्यों नहीं जा रहे मेरे मोहतरम वजीर आजम कोयटा? ठीक है, बहुत मसरूफ होंगे, क्या वीडियो लिंक से भी उनसे बात नहीं कर सकते? क्या फोन पर उनसे बात नहीं कर सकते? कनेक्टिविटी के 12 तरीके हैं, और इमरान खान साहब तो मॉडर्न डे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको तो अच्छे से पता होगा कि अपनी आवाम से कैसे कनेक्ट करना है। फिर जब हेडलाइन दिमाग में आती है ना अखबार की कि मोहतरम इमरान खान साहब फरमाते हैं कि पीडीएम फारिग हो गई, तो एग्री तो मैं उनसे करती हूँ, लेकिन फिर दिल में सवाल उठता है कि हुकूमत क्यों फारिग हुई बैठी है, क्यों नहीं उठा पा रही है हजारा कम्युनिटी के मेरी उन बहनों को जिनका मुतालबा, जिनका रोना सिर्फ यही है कि वो लाशें उठा उठा के थक गए हैं। अब उनके पास तो मर्द भी नहीं उनकी फैमिलीज में जो कि इतनी लाशें उठाएं और जनाजे उठाएं और जाके दफनाएं। प्राइम मिनिस्टर उनके भाई बाप बनकर सामने क्यों नहीं आ रहे और उनकी लाशों की तदफीन में मदद क्यों नहीं कर रहे? जाएं कोयटा और जाकर उनकी लाशों को कंधा दें, अगर उनके घरों में मर्द नहीं है कंधा देने के लिए। इस्लामाबाद से आवाज आ रही है उस उसामा सत्ती के फैमिली की, वो उसामा सत्ती जो कि इमरान खान साहब का कारकुन था, वो उसामा सती जो आइडियलाइज करता था इमरान खान साहब को, वो उसामा सती जो सपोर्ट करता था इमरान खान साहब को, वो उसामा सती जो कैंपेनिंग करता था इमरान खान साहब के लिए, और वो उसामा सती जिसने ना सिर्फ खुद वोट किया इमरान खान साहब के लिए, अपनी मां को, अपनी वालदा को, अपनी फैमिली को कहा कि आप खान साहब को जाके वोट कीजिए, क्योंकि ये वो शख्स है जो कि तब्दीली लेकर आएगा। आज उसामा सती इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि 22 गोलियां उसको लग गई थी हैं, 6 गोलियां उसके जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। वो उसामा सती ऊपर बैठा इंतजार कर रहा है कि आ नहीं सकते मोहतरम वजीर आजम साहब, एक फोन ही कर दो मेरी मां का दुख बांटने के लिए। मैं तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मेरी फैमिली से जाके उसका दुख दर्द ही बांट दो। लेकिन फिर मुझे वो हेडलाइन याद आती है जो मैंने आज सुबह अखबार में पढ़ी कि पीडीएम फारिग हो चुकी है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वो चीनी जिसके ऊपर इमरान खान साहब 2 दिन पहले ट्वीट करके अपनी टीम को मुबारकबाद दे रहे थे कि मुबारक हो अपनी टीम को कि आपने 102 रुपए, 103 रुपए, जितने भी किलो 100+ चीनी थी उसको आप 81 रुपीज पर किलो पर ले आए हैं। तो नाजरीन, मैं आपको ये बता दूं आज फिर कि वो चीनी दोबारा सेंचुरी टच करने वाली है। 95 रुपीज लाहौर में पर केजी मिल रही है, गिरदो नवा में 100 किलो, और पूरे पाकिस्तान के अंदर वो 100 और 100 से ऊपर दोबारा पहुंच चुकी है। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर। लेकिन पीडीएम फारिग हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, नौशीन हामिद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, वेरी ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमती बेंचेस से हैं।
पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं। मुझे ज्वाइन किए हुए हैं जो फॉर्मर सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मुझे ज्वाइन कर रही हैं वेरी डायनामिक, वन ऑफ द फ्रंट लाइनर्स फ्रॉम PMLN, हिना परवेज भट्ट साहिबा, सिटिंग MP हैं और ऑब्वियसली PMLN को डिफेंड कर रही हैं। कहाँ से शुरू करूं डॉक्टर नौशीन साहिबा? सवालात तल्ख जरूर होंगे, लेकिन यकीन जानिए गुस्से से नहीं पूछ रही, एंटी गवर्नमेंट पॉलिसीज के बेस पर नहीं पूछ रही। एक इंसान होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक औरत होने के नाते, एक हज़ारा कम्युनिटी की बहन होने के नाते, उस्मान सत्ती की बड़ी बहन होने के नाते मैं पूछ रही हूँ। PDM फारिग हो चुकी, हुकूमत क्यों फारिग है? क्या कर रहे हैं आप हमारे मुल्क के साथ? आपकी ट्वीट्स इमरान खान साहब की 2013 में की गई इन्हीं जिनोसाइड्स के ऊपर जो ट्वीट्स हैं कोयटा के हवाले से, वो पूछ रहे थे 2013 में कि रियासत कहाँ है। आज मैं पूछ रही हूँ, हाथ जोड़कर पूछ रही हूँ कि हमारी रियासत कहाँ है। जी डॉक्टर नौशीन साहिबा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जाहिर है कि ये दोनों सानेहात जो हैं इसके इंतहाई अफसोसनाक हैं और पूरी कौम जो है वो इसके ऊपर अफसरदा है। और ये किसी एक पार्टी का इशू नहीं है, ये किसी सियासत का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम एक कौम होने की हैसियत से हम सब जो हैं वो इसमें इक्वली जो है वो गमजदा हैं और इक्वली जो हैं वो अपसेट हैं कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। अब इसमें ये जो पहले बलूचिस्तान के वाक़े का आप ले लें, मच का वाक़या, कि ये तो एक जो टेररिज्म की एक वेव जो वहाँ पर एक मौजूद है, वहाँ पर बलूचिस्तान में एक जो इंडियन फंडेड, जो कि अप्रूव्स के साथ भी हमारे सामने चीज़ें आ गई हुई हैं कि जो एक इंडियन फंडेड नेटवर्क है जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो कैरी आउट करता है हर थोड़े अरसे के बाद। और ये जिस तरह आपने मेंशन किया, हर दौरे हुकूमत में रिस्पेक्टिव के कौन से उस वक़्त के हुक्मरान थे, क्योंकि ये टेररिस्ट किसी के भी नहीं होते, ये किसी भी हुक्मरान के साथ नहीं होते, ये एंटी एक नेशन हमारे जो एक यहाँ पर नेटवर्क मौजूद है उसने ये वाकया, उसकी वजह से ये पेश आया है। और ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में है और ये बहुत एक इसको सीरियसली लिया जा रहा है। ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी का इशू नहीं है, ये हमारी पूरी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। और मैं नहीं समझती कि प्राइम मिनिस्टर समेत कोई भी इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट बेंचेस का हो या ऑपोजिशन के कोई जो लोगों के, वो इसको ये नहीं समझ रहे कि ये एक नेशनल थ्रेट है। और इसको डील जिन प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो बिल्कुल इस वक्त मुतहर्रिक हैं और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन तक पहुंचने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको भी पता है कि ये कोई आसान चीज़ नहीं होती, ये बहुत बड़े नेटवर्क्स होते हैं और जिस तरह अंडरग्राउंड ये होते हैं और ये साल से वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर ये मौजूद हैं। तो इसके बारे में तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत विजिलेंट भी हैं और उनकी इंस्ट्रक्शंस भी हैं और इसको देखा जा रहा है। हीटर वाले कमरे में बैठ के, डॉक्टर साहिबा, हीटर वाले कमरे में बैठ के, अपने कूजी से कमरे में बैठ करके विजिलेंट कैसे हुआ जाता है, जरा मुझे भी बता दें। प्राइम मिनिस्टर, मेरा सिंपल एक सादा सा सवाल है, प्राइम मिनिस्टर क्या कोयटा जाएंगे डॉक्टर साहिबा? क्या कुछ इस तरह का प्लान है? कोयटा जाके वो जो बहनें वहां बैठी हैं उनसे बात करेंगे? क्योंकि वो नहीं उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान नहीं आएंगे हम नहीं उठेंगे। जी देखिए, उनकी ये डिमांड खान साहब तक चली गई है, मगर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी कुछ क्लियरेंसेस देनी होती हैं। प्राइम मिनिस्टर बाउंड होता है, पहले की तरह नहीं है कि इमरान खान साहब उठे जिधर चाहे चले जाएं, उनको भी वो भी बाउंड होते हैं कुछ नेशनल सिक्योरिटी की वजह से। अगर उनको वो एजेंसीज परमिशन देंगी तो वो चले जाएंगे। हमारे कई इवेंट्स ऐसे होते थे कि जहां पर वो इसलिए नहीं आ सकते थे क्योंकि उनको सिक्योरिटी एजेंसीज क्लियरेंस नहीं देती थी। तो ये इश्यूज तो होते हैं। अब एक मुल्क का सरबरा होता है, वो बाउंड होता है अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के कि वो कहाँ उनको जाने की इजाजत देते हैं, कहाँ नहीं देते। मगर आपका दूसरा सजेशन कि वीडियो लिंक और जो टेलीफोनिक राब्ते हैं वो बिल्कुल हो सकते हैं और वो मैं समझती हूँ कि होने भी चाहिए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट इनसेंसिटिव है और गवर्नमेंट को पता नहीं है कि इस वक्त हमारी ये जो बलूचिस्तान की हज़ारा कम्युनिटी है वो कितने बड़े सानिया से गुजरी और ये पहली दफ़ा नहीं, उनको बार बार इसमें से गुजरना पड़ रहा है। तो इसके रूट कॉजेस को पहुंचना चाहिए और मेरा ख्याल है कि हमारी एजेंसीज जो हैं वो इस वक्त जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं। उस नेटवर्क को ब्रेक करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर काम हो रहा है। जी नौशीन साहिबा, आपके पार्लियामेंटेरियन ही है, फेलो पार्लियामेंटेरियन, अभी वो वज़ीर हैं। जब वो वज़ीर नहीं थे, जब वो अपोजिशन में थे, तो तब वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के
انہوں نے بات کی, اور کیونکہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ عمران خان صاحب کی گئی ہر ٹویٹ, ہر بات پاکستان تحریک انصاف کی کچھ قدرت کے کہنے یا کچھ عجیب و غریب سا سلسلہ چل رہا ہے کہ وہی ان کے سامنے آ جاتی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں جس قتل کے قاتلوں کا سراغ نہ ملے اس قتل کے قاتل حکومت ہوتی ہے. تو وہ جو سراغ نہیں مل رہے نا قتلوں کے, بالکل یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میری مجال کہ میں آپ سے سوال پوچھوں, میری ہمت کہ میں آپ سے سوال پوچھوں, یہ آپ کے پریزنٹ وزیر نے میرے منہ میں زبان ڈالی, جو انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیے, جو انہوں نے سوال سیٹ کیا. نہیں, آپ کو ایز اے پاکستانی نہیں, ایز اے پاکستانی آپ کو پورا رائٹ ہے کہ آپ پوچھیں, بلکہ ہر پاکستانی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ حکومت وقت کو کویسچن کرے. جہاں تک اسامہ کا واقعہ ہے, ظاہر ہے ہم سب مائیں ہیں, ہمارے بھی بچے اسی کے ایج کے ہیں, تو تکلیف دہ بات ہے. مگر یہ کہ اس کے خلاف کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ اس میں موت کی سزا والی دفعہ بھی موجود ہے. وہ پانچوں جو تھے وہ اریسٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے گا جب اگر ان کے خلاف دفعہ جو موت کی دفعہ بھی اگر ان کے کیس میں لگ گئی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ سیریس سے کوئی ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. میں اس پوزیشن پر تو نہیں ہوں کیونکہ ظاہر سی بات آپ اینکر ہوتے ہیں, آپ شو کر رہے ہوتے ہیں. آج بڑا ہی مختلف سا شو ہے کیونکہ میں 3 دنوں سے سو نہیں پائی. بہاولپور میں تھی, جلسہ کور کر رہی تھی آفیشلی ان کی ریلی, لیکن پھر بھی دماغ بار بار اسامہ کی طرف جا رہا تھا. کل بھی پورا دن اور آج بھی, لیکن پھر بھی میں اپنی باؤنڈریز کو بریک کرتے ہوئے آن ایئر ٹیلی ویژن پر یہ ضرور کہنا چاہوں گی, آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ, اگر آپ بہتر سمجھیں, اگر آپ کی رسائی ہے, اگر خان صاحب تک آپ کا ایکسیس ہے, تو ان سے کہیے کہ زیادہ تکلیف پتہ کب ہوتی ہے, جب آپ کسی کے آئیڈیل ہوں اور آپ کا آئیڈیل آپ کی توقعات پر پورا نہ اترے. میں اسامہ کی بات نہیں کر رہی, اسامہ چلا گیا, لیکن اس کی ماں اور اس کے باپ کے دل میں ہمیشہ یہ بات رہے گی کہ میرا بیٹا عمران خان کا ٹائیگر تھا, لیکن عمران خان نے اپنی ٹائیگر کے بارے میں اس کے جانے کے بعد ایک دفعہ پوچھا نہیں. بنی گالا زیادہ دور نہیں ہے اسلام آباد سے, باقی آپ حکمران لوگ ہیں, اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں. یہ تو ابھی انشاءاللہ تعالی ضرور خان صاحب اس کے پاس, میں سمجھتی ہوں اس کے پیرنٹس کے پاس جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے, وہ ضرور جائیں گے. وہ بچہ ڈیزرو کرتا تھا, وہ ہم لوگوں کے ساتھ اس جدوجہد میں شامل تھا, جس جدوجہد کے نتیجے میں آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی ہے, اور اس کی پوری پی ٹی آئی کو اس بچے کی قدر ہے. بالکل. آل رائٹ, پلیز الاؤ می ٹو گو ٹو دی اپوزیشن. السلام علیکم سحر کامران صاحبہ. آج میں بالکل سیاست پر بات کروں گی. پی ڈی ایم جو فارغ ہو چکی ہے, بالکل ہو چکی ہے, آج کی ہیڈ لائن تھی اس پر بھی میں بات کروں گی, لیکن سب سے پہلے الاؤ می ٹو آسک دس کہ جتنا مینڈیٹ حکومت کو ملتا ہے نا حکومت میں آنے کا, اتنا ہی مینڈیٹ اپوزیشن کو ملتا ہے. آج ہزارہ میں جو ہوا, اسلام آباد میں جو ہوا, اس سے پہلے ساہیوال میں جو ہوا, یا جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اپوزیشن بھی ایکولی آنسریبل ہوتی ہے. اس لیے کیونکہ ہر 15 دن کے بعد یہ پیٹرول پرائسز بڑھا دیتے ہیں, آپ لوگ کچھ نہیں کر پاتے. ہر مہینے شوگر پرائسز بڑھ جاتی ہے, اپوزیشن کچھ نہیں کر پاتی. ہر 6 ماہی میں ایسا واقعہ ہوتا ہے لیکن اپوزیشن کچھ نہیں کر پاتی. اور ہر 6 مہینے کے بعد, میں پچھلے 7 سالوں سے کنٹینیوسلی مختلف چینلز پر ٹیلی ویژن شوز کر رہی ہوں, اور ہر 7 سال کے بعد مجھے ریپیٹڈ یہ شو کرنے پڑتے ہیں. قصوروار سحر کامران آپ بھی ہیں, قصوروار ہینا پرویز بٹ بھی ہے, خالی کی خالی پی ٹی آئی نہیں ہے. اپوزیشن کیا کر رہی ہے میڈم, کیا کہوں میں آپ سے. شکریہ بینش. یقیناً ایک ایسا سبجیکٹ آج آپ لے کر آئی ہیں جس پہ بات کرنا ضروری ہے اور ذمہ داری قبول کرنا بھی ضروری ہے. اگر اپوزیشن کیا آپ کو اپوزیشن کی آوازیں نہیں آ رہی, ایوان میں بھی آ رہی ہیں اور ایوان کے باہر بھی آ رہی ہیں, لیکن پی ڈی ایم جو فارغ ہو چکی, وزیر اعظم صاحب تو پہلے دن سے فارغ ہیں. آج میں آپ کے پروگرام کی توسط سے, جو ابھی نوشین نے کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیز اجازت نہیں دے رہی, میں سیکیورٹی ایجنسیز سے اپیل کروں گی کہ وزیر اعظم کو اتنا تو ریلیف دیں. کیا یہ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یا کوئی نجومی ہے یا کوئی جوتشی ہے جس نے وزیر اعظم کو بتایا ہے کہ اگر ایسا کوئی سانحہ, کوئی حادثہ ہو جائیں تو پھر اس کو المیہ بننے دے, وہاں پہ نہ جائیں. جب کراچی میں طیارہ حادثہ ہوا تو تب وزیر اعظم نے ضروری نہیں سمجھا کہ وہ جا کے جو متاثرین ہیں, جو ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھیں. بلاول صاحب بھی نہیں گئے, وہ کراچی میں تھے, وہ بھی نہیں گئے. کرونا اپنی پیک پر تھا, بلاول صاحب بھی نہیں گئے, عمران خان صاحب نہیں گئے, تو بلاول صاحب بھی نہیں گئے. آگے مکمل کریں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت گئی, پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی لیڈرشپ گئی, پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی لیڈرشپ آن دا اسپاٹ تھی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نہیں تھی.
कोई नहीं था तो हुकूमत नहीं थी, अगर हुकूमत थी तो उसने एविएशन को और पीआईए को तबाह करने का किरदार अदा किया। देखिए हमारी जो है जो जज्बात है, जो हमारा ताल्लुक है वो पाकिस्तान के अवाम के साथ है। सलाहुद्दीन का वाकया हो या साहिवाल का वाकया हो, ये नहीं हो सकता कि हमारी आवाजें ना बुलंद हुई हो। हाँ, हम देखे इनकी तरह जो है किसी को फंदा लगाने और किसी को गोलियां मारने का हुक्म नहीं दे सकते, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है कि आज पाकिस्तान का कैपिटल जो है जराइम की गढ़ बन गया है। पुलिस के हाथों भी कत्ल हो रहे हैं और डकैतियां भी हो रही हैं। एक दिन में 3 घंटे में 3 डकैतियां होती हैं। नेशनल एक्शन प्लान कहीं गुम हो चुका है। 3 दिन से लाशें रख के जो है मच के अंदर एक आहो फिगा, एक कराम मचा हुआ है, लेकिन वजीर आजम या हुकूमत नहीं है। 48 घंटे के बाद FIR की बात होती है, 48 घंटे के बाद जो है वो इनके इंटीरियर मिनिस्टर को पता लगता है। तो बात ये कि चाहे वो ट्रेन के हादसा हो, चाहे वो तैयारे का हादसा हो, चाहे वो सलाहुद्दीन हो, चाहे वो साहिवाल हो, तो हमें तो ये नजर आता है कि हुकूमत कहीं नहीं है। और अब मैं बोलूंगी कि सिक्योरिटी एजेंसी, आप धरने पर क्यों नहीं बैठ जाते? आप क्यों नहीं बैठ जाते धरने पे? जितनी चीनी महंगी हुई उसके पैसे ही वापस दिलवा दें। बिलावल साहब की बहुत पावर है, पीपल्स पार्टी बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स करती है, हम सब कायल हैं आपकी सियासत के। खड़े हो जाइए और जितने एक्स्ट्रा पैसे आवाम की जेब से गए हैं वो हमें वापस दिलवाइए। बयान देने से क्या होता है? क्या हमें पैसे वापस मिले? जी क्या हम पार्लियामेंट पे मूव नहीं कर रहे? क्या धरने में बैठना और धरने क्या सिर्फ यही एक हल है? क्या ये हुकूमत धरने से आगे नहीं सोच सकती? और मैं यहाँ पे चीफ जस्टिस से भी कहूंगी कि चीफ जस्टिस साहब, आपके बहुत सारे सुओ मोटो होते हैं, नालों पे सुओ मोटो होते हैं, आपके FWO पे प्रोजेक्ट ना देने के ऊपर आप जो है वो नोटिस निकालते हैं। यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, नैब के हाथों भी कत्ल हो रहे हैं, पुलिस के हाथों भी कत्ल ये हो रहे हैं। बहुत कन्वीनियंट है सहर, ठीक है, सू मोटो ले ना ले ये कोर्ट्स को डिसाइड करने दें। पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना काम करें, PDM फारिग है, हुकूमत भी फारिग है, ऑपोजिशन भी फारिग है। अपनी बात होगी, इलेक्शन कमीशन की कोई बात होगी, उसके बाद धरना देने के लिए तैयार होंगे। अवाम के लिए धरना नहीं दिया जाएगा। आप मुझे बताएं कि PDM की तहरीक किसके लिए है? क्या अवाम के लिए नहीं है? क्या ये जो जलसे हो रहे हैं, आप बात कर रही हैं कोरोना की, क्या हम अपने आप को खतरात में नहीं डालते? किस लिए है? आज अवाम क्यों सड़कों के ऊपर है? आज हमारे जलसों में क्यों लोग आ रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कि उनकी तकलीफ है। इसलिए PDM है कि हम अवाम की मुश्किलात को समझ रहे हैं। और ये हुकूमत, मैं ही कहती हूँ नौशीन साहिबा 2 बातें बता दें। ये बता दें कि किसने वज़ीर आज़म को बताया है कि आप किसी हादसात में या किसी के पास आप ताज़ियत के लिए चले जाएंगे तो आपकी हुकूमत चली जाएगी? किसी ज्योतिषी ने कहा है, किसी आलिम दीन ने कहा है, किसी पीर ने कहा है, किसने कहा है उनको कि वो किसी के पास नहीं जाएंगे? फिर इसी के साथ साथ मुझे ये बता दें कि वो कौन सी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो IP है, वो ISI है, वो मिलिट्री, मैं जवाब लेती हूँ। कौन है? मुझे PMLN के पास जाने दीजिए। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक एज वेल। ऑल राइट, आई गॉट योर पॉइंट। मैं आपसे जवाब लेती हूँ। मुझे ब्रेक पर जाने से पहले एक शॉर्ट कमेंट हिना से चाहिए, फिर ब्रेक से वापस आके मैं तफसीलन बात हिना भट्ट से साहिबा से करूंगी। हिना, प्लीज योर कमेंट ऑन इट। वेयर डज योर पार्टी स्टैंड? PMLN किधर है? बहावलपुर की रैली हो गई, वहां पर जलसे में मरियम नवाज साहिबा ने उसामा सती का जिक्र किया, ट्वीट कर दी इन ये मच वाकये के हवाले से। दैट्स इट, योर जॉब इज डन, दैट्स ऑल। इसीलिए आप पार्लियामान का हिस्सा बनते हैं और इसीलिए आप ये तहरीक चला रहे हैं कि आप मजीद पार्लियामान का हिस्सा बने। विनीश, आप बहावलपुर की रैली में थी और सबसे पहले जिसने आवाज़ उठाई मच के वाक़ये पे या उसामा सत्ती के बारे में, 4 दिन हो गए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कहाँ सो रहे हैं? अभी तक उनकी कोई स्टेटमेंट आई है? अभी तक वो उस बच्चे के घर गए हैं? अभी तक उन्होंने एक अपनी ट्वीट भी की है उसामा सत्ती के वाक़ये पे? आपने देखा कि वो बच्चे की ट्वीट भी आई जिसपे उसकी माँ ने लिखा कि इसने तहरीक-ए-इंसाफ को मुझे कलवा के वोट डाला। तो इमरान खान साहब की तो एक ट्वीट उस बच्चे पे नहीं आई। तो बिल्कुल जिस तरह आपने शुरू में कहा कि उनके माँ बाप के बारे में सोच रहे। दूसरी बात, आपने हज़ारा कम्युनिटी को देखा कि किस तरह वो लोग अपनी लाशें वहाँ रख के बैठे हुए हैं और ऐसी माएँ बहनें वहाँ बैठी हुई जिसमें कह रहे हैं कि हमारे ख़ानदान में कोई एक मर्द भी नहीं रह गया कंधा देने के लिए। मैं इसमें सियासत को साइड पे रख के, ईगोज़ को साइड पे रख के, इमरान खान का जो भी हमारे साथ वेंडेटा उसको साइड पे रख के, एक शहरी होने के नाते, एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते वज़ीर आज़म, जाली वज़ीर आज़म चाहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो जाएं क्वेटा में और इन लोगों के साथ अफसोस करें और उनको ये यकीन दहानी कराएं कि इस
معاملے کی تحقیقات ہوئیں گی اور جو بھی مجرم ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. جس طرح آپ نے ریکویسٹ کی ہے, میں پی ایم ایل این کی پارلیمنٹیرین ہوتے ہوئے, میں ایک عام شہری ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ وہاں جائیں, ہزارہ کمیونٹی. وہ نہیں چاہتے کہ اپوزیشن جائے گی. دوسری بات یہ میں بات آپ کو کرتی ہوں کہ سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی, سب سے پہلے بہاولپور میں آپ بھی تھیں, اور کوئی نیشنل لیڈر ہے, کسی نے, کوئی ایسا بندہ جو پارلیمنٹ میں ہو جس نے آواز اٹھائی, سب سے پہلے مریم بی بی نے آواز اٹھائی. اور جہاں تک ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے, بالکل ہمارا وفد وہاں جائے گا بھی اور ان کے لیے آواز ریز کرے گا. لیکن اس وقت دیکھیں, اس ملک کی ہم کہتے ہیں کہ ہماری آرمی نمبر 1 ہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نمبر 1 ہے. آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب کے دور میں کس طرح ان چیزوں کو ہم نے کنٹرول کر لیا تھا. نہیں, اس وقت ہم نے بہت کنٹرول کر لیا تھا اور بہت سی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی تھی. تو اس وقت جو امپورٹنٹ ہے, سیاست امپورٹنٹ نہیں ہے, اس وقت بلیم گیم امپورٹنٹ نہیں ہے. جو امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب وہاں جائیں اور ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور پرومس کریں اور ایشورنس دیں کہ ان کے جو یہ آئندہ انسیڈنٹ نہیں ہوئیں گے اور جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور پھر آپ نے بریک کے بعد میرے پاس آنا ہے تو میں نے آپ کو بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ شیئر میں آ رہی ہوں, میں بالکل آ رہی ہوں. مجھے الاؤ کیجیے, ایک بریک لینا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. اور آف کورس تینوں پالیٹیشنز ہیں تو سیاست کی بات بھی کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویری آنریبل جی ہنا پرویز بٹ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے, ویری آنریبل جی سحر کامران صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے, ویری آنریبل میرے ساتھ نوشین حامد صاحبہ موجود ہے. ہنا بٹ صاحبہ آپ ہی سے میں آغاز کروں گی اس حصے کا. پی ڈی ایم فارغ ہو چکی ہے, لگ تو ویسے یہی رہا ہے. خان صاحب کی اور باتوں سے آپ ایگری کریں نہ کریں, آپ کو پسند آئے یا نہ آئے, پی ڈی ایم پہ ہو کیا رہا ہے, ریلی سے مومنٹم کیسے بنے گا. اور ابھی تو تازہ بیان جو کل مریم نواز صاحبہ نے دیا, انہوں نے یہ کہا کہ بھئی لانگ مارچ کا فیصلہ عوام کی سہولت سے کیا جائے گا. تو یہ تو پھر آپ اپنی کنوینئنس سے کر رہے ہیں نا, کنوینئنس کی بنیاد پر جو ہے وہ تحریکیں کیسے لڑی جاتی ہیں, انقلاب کیسے آتا ہے کنوینئنس سے. بینش, سب سے پہلے اس سے پہلے آپ نے جب شو سٹارٹ کیا تو آپ نے مہنگائی کی بات کی اور اسپیشلی آپ نے بات کی چینی کی پرائسز کی. تو میں سٹارٹ پہلے کروں گی کہ جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے اس میں کچھ فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ 2020 جو تھا وہ مہنگائی کا, پاکستان کا مہنگا ترین سال تھا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کرونا کی وجہ سے چیزوں کی ڈیمانڈ کم تھی, لیکن پھر بھی کچھ فگرز آپ سے شیئر کروں کہ مٹن کی پرائس میں 98 روپیز کا اضافہ, چکن میں 60 روپیز کا, چینی میں 30 روپے کا اضافہ. آپ کو ہی پتا ہو پچھلے کچھ دنوں میں چینی کی پرائسز کتنی ایک دم انکریز ہوئی ہیں. آٹے کے 20 کلو کے تھیلے میں 130 روپے کا اضافہ, انڈے میں 76 روپیز, بیف 44. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ایک طرف سے تو احتساب کی بات کرتے ہیں, اگر ہم صرف چینی کی پرائس انکریز دے لینا تو اس عوام کے پیسوں میں سے 65 بلین روپے جو عوام کی جیبوں میں سے صرف چینی کی مد میں گئے ہیں. یہ 65 بلین روپیز اپوزیشن نہیں نکلوا پائی, لاہور جلسے سے نہیں نکلوا پائی, کراچی جلسے سے نہیں نکلوا پائی, گجرانوالہ جلسے سے نہیں نکلوا پائی, ملتان جلسے سے نہیں نکلوا پائی, بہاولپور ریلی سے نہیں نکلوا پائی. یہ سٹیٹس آپ نے دیے, بڑی مہربانی, تھینک یو, آپ نے میری نالج میں اضافہ کیا. لیکن فائدہ کیا, آپ کی پی ڈی ایم کا کیا فائدہ. اسی لیے تو خان صاحب کہہ رہے پی ڈی ایم فارغ ہو گئی, ہی از ناٹ ٹیکنگ دا ہیٹ, ہی از ناٹ ٹیکنگ دا پریشر. 1 روپیہ بھی اگر آپ کی پی ڈی ایم کا کوئی جلسہ کوئی ریلی واپس کرا پائے تو اصل مقصد تو پی ڈی ایم کب آئے گا. آپ کو یاد ہے 126 دن کا دھرنا ہے نا عمران خان صاحب کا, پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے گیس کی پرائسز نہیں بڑھائی تھی, اور اس لیے نہیں بڑھائی تھی کہ نواز شریف صاحب بڑھانا نہیں چاہتے تھے. ہی انڈرسٹوڈ دا پلس, ہی ریئلائز کہ ہیٹ از کمنگ اپ. اسلام آباد کے اندر مٹھی بھر افراد بیٹھے ہیں, اگر گیس پرائسز بڑھا دی تو یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا. دیکھیں, فرسٹ آف آل کہ میاں صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب ویسے بھی عوام کی پلس جانتے تھے اور ان کو عوام کا احساس, آپ کے لیڈران نہیں جان رہے عوام کا احساس تھا. ابھی کے لیڈران, اگر آپ اس حکومت کو دیکھیں تو حکومت کو کنٹرول کرنے کے 2 مین ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے گورننس اور ایک ہوتا ہے اکانومی. اکانومی کے کچھ فگرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے, اور کچھ رہ بھی گئے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے نیو ایئرز پہ انہوں نے پیٹرول کی پرائسز جو انکریز کی وہ نیو ایئر گفٹ تھا,
और आपको पता है जो मुस्बत रिपोर्टिंग की बात होती है तो एक चैनल था, शायद आपको भी पता है, ओगरा ने 10 रुपए की प्राइस समरी दी और चैनल ने कहा कि वजीर आजम साहब कितने अच्छे हैं, उनमें 3 रुपए प्राइस इंक्रीज। आप और मैं सेम ही तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप एंकर बन के अवाम बन के बात ना करें ना, मैं पार्लियामेंटेरियन बन के बात करें। बात में मुझे हल देना है, आप ऑपोजिशन में हैं ना। अब देखें, मैं अगर आपकी तरफ देखूंगी, अगर मुझे यहाँ से बेल आउट करना है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मुझे बताएं कैसे मिलेंगे। अगर चीनी महंगी होने के पैसे आए हैं, वो कैसे वापस मिलेंगे? अगर पीडीएम जो है हाँ। उसकी रैलीज, अभी आपने देखा जैसे बहावलपुर की रैली में आप थी, आपने देखा वो किस तरह कामयाब तरीन रैली थी, आपने देखा कि कैसे बहावलपुर बाहर आया, आपने देखा है कि अब पंजाब कैसे बाहर निकल रहा है। और ये क्यों है? अभी कोरोना है, अभी ठंड है, लेकिन क्यों लोग निकल रहे हैं? क्योंकि ये हुकूमत नाअहल और इनकॉम्पिटेंट है। और ये कौन रेस कर रहा है? ये पीडीएम रेस कर रही है। और पीडीएम की सबसे जो प्रोमिनेंट लीडर हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, और उनकी वजह से मुझे लगता है कि पीडीएम की कामयाबी है। तो इतनी प्रोमिनेंट लीडर हमें पैसे क्यों नहीं वापस दिलवा पा रही? सहर कामरान साहिबा, बिलावल कौन से साहब, पैसे? हमें अभी जो आप ये हमारी बताएं। जेबों से टीके लग रहे मेरी बात सुनिए, ब्रॉडशीट चीनी के पैसे, चीनी के पैसे अभी नहीं, एक सेकंड, मैंने मेरी बात करने दे। अभी आपको पता है कि अभी ब्रॉडशीट वाली जो किस्सा हुआ जिसमें इन्होंने कितने NAB has to pay back to UK, या नैब नहीं। और पॉइंट क्या था कि पहली बात है कि ब्रॉडशीट ने मियां साहब को अप्रोच किया कि जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के एसेट्स उनको बताएं। मियां साहब क्योंकि एक पेट्रियाटिक है और स्ट्रॉन्ग पेट्रियाटिक है, उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने सेकंड क्या किया, नैब ने कहा कि मियां साहब के जो एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स हैं वो अटैच करें। क्या हुआ? लंदन हाई कोर्ट ने मियां साहब के हक में फैसला दिया कि मियां साहब ने कोई करप्शन भाई नहीं की, इसी पर ही की खानी पड़ी। इसी पर ही हुकूमत को टक्कर दे दी कि हमारे अवाम के खजाने से, हमारे टैक्स पेयर मनी से वो पैसा गया है। वही तो कह रही हूँ, ये पैसा वापस दिलवाएं। जो चीनी की मद में हमसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, फिर मैं मानूंगी क्या कर रही है? पीडीएम फारिग नहीं है, इमरान फारिग खान है पीडीएम। खान साहब ठीक कह रहे हैं, यही बात है, फारिग घर जाना चाहिए। अगर पीडीएम का प्रेशर खान साहब फील नहीं करे, वो देखे नौशीन साहिब और रिलैक्स अगर इस्लामाबाद में बैठे डिस्पाइट पीडीएम की जो भी वजह इनका इजलास होता है पीडीएम फारिग है जी। सारे के सारे spokesperson जो है वो PDM में बात करते हैं। लिसन टू पीपल्स पार्टी। जी 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 देखिए, बेनिश बात ये कि आप नहीं कह सकती कि पीडीएम का जो प्रेशर है वो फील नहीं कर रहे हैं। पीडीएम का प्रेशर फील हो रहा है, और पीडीएम का जो कि हम यहाँ पे डंडे उठा के या ये पार्लियामेंट पे हमला करके तो मामला को हल नहीं कर सकते। पीडीएम जो है एक जमहूरी तहरीक चला रही है, और डेफिनेटली पीडीएम का प्रेशर जो है वो महसूस हो रहा है, क्योंकि ये, लेकिन उसको आज भी हुकूमत जो है बजाय समझने के तर्जुमानों के जरिए नरेटिव बिल्ड करके और हुकूमती रिसोर्सेज इस्तेमाल करके और अपोजिशन को मिलाइन करके उसे काउंटर करने की कोशिश कर रही है। ये जो मैसेज है पीडीएम का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि तमाम इदारे अपने अपने दायरा काल में रह के काम करें ताकि परफॉर्मेंस जो है वो सही हो। और यही प्रेशर जो है जो ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा है, और इसको ये आप नहीं कह सकती कि इसका असर नहीं होगा, इसका असर जरूर होगा। इसका आपने ये भी बात की कि जी धरने के टाइम का देखिए, हर चीज को आपने सस्टेनेबिलिटी देखनी होती है उसकी कि वो कितना सस्टेनेबल है। आप कल को ये बोले कि जी बारिशों में सर्दियों में लाके आपने लोगों को बिठा दिया, तो वी हैव टू सी कि जी हमें किस तरीके से आगे मूव करना है। लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि पीडीएम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को लेके आगे नहीं बढ़ रही। नहीं सहर, अगर कोरोना के अंदर कोविड-19 के नो आई विल नॉट बाय दिस आर्ग्यूमेंट, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे इख्तलाफ करने का हक दीजिए। बिकॉज अगर कोविड-19 के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर जलसे हो सकते हैं, रैलीज हो सकती हैं, जुलूस हो सकते हैं, विद ऑल द प्रिकॉशन हो सकते हैं, व्हाटएवर, बट सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, बारिश के अंदर ये रैलीज भी निकल सकती हैं, ये लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। तहरीके इनकलाब जो है वो कन्वीनियंस का इंतजार नहीं करता, मौसमों का इंतजार नहीं करता। अगर आप मुझे बात करने का मौका, मसला ये है कि या तो आप बात कर लें या मैं आपको जवाब दे दूं। नहीं, सवाल तो मैं कर सकती हूँ ना सर। और सवाल करें ना, मसला ये है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो हर चीज को देखते हैं, वो हर चीज की पल्स पे। मैंने बिल्कुल एक छोटी सी मिसाल कल भी दी थी और आज भी दोबारा दूंगी। जब बेनजीर भुट्टो साहिबा को अपना जो है वापसी का सफर करना था, तो जिस दिन उन्होंने उम्रा किया वो 18 जून 2007 थी, और उन्होंने कहा कि मुझे बताया कि वापस जाना है और तुमने मुझे कंपनी करना है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हम, उनका बिलीव था 9 के नंबर पे, उन्होंने कहा कि आज जो है वो 18 तारीख है, विच इज 9 and 9 इज माई लकी नंबर। तो मैंने उनसे कहा क्या हम अगले महीने की 9 को जा रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, जुलाई अगस्त मानसून सीजन। तो मैंने कहा फिर हम सितंबर की 9 को जा रहे होंगे।
तो उन्होंने कहा कि सितंबर रमजान है। तो यकीनन जब आप इस तरह के मामलात में आप अवाम को इन्वॉल्व करते हैं, जलसा या रैली ये एक वक्फे की होती है, लेकिन जब आप धरना और लॉन्ग मार्च की बात करते हैं तो हम एक ऐसी मूवमेंट की बात कर रहे हैं जिसकी सस्टेनेबिलिटी चाहिए है। और आप भी देखें कि ग्रेजुअली प्रेशर भी बढ़ रहा है और मैसेज भी बहुत क्लैरिटी के साथ जा रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि वो पॉलिसी जिन के अंदर जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जो इन्होंने इस किस्म की सिलेक्टेड को बिठाया हुआ है, वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि या तो इनकी तमाम है वो इनकॉम्पिटेंस की जिम्मेदारी को लेंगे या फिर उनको पीछे हटना पड़ेगा। और ये एक चीज बता दें, फिर मैं आगे नौशीन साहिबा के पास जाऊंगी। क्या लॉन्ग मार्च होगा भी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिट इन धरने के लिए तैयार भी है? बिकॉज धरना इज नॉट on your cards and dharna is not even according to the temperament of Pakistan People's Party politics. तो क्या लॉन्ग मार्च या धरना होगा भी? बस ये बता दीजिए, फिर मैं नौशीन साहिबा के पास जा रही हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी तहरीकें चलाई हैं और सबसे कामयाब तहरीक चलाने वाली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के अंदर जितनी बातों के ऊपर इत्तेफाक हुआ उनके ऊपर बिल्कुल कायम है और बहुत ही अच्छी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रही है और उसके अंदर एक इत्तेफाक राय भी है। तो इस बिल्कुल जो है आप ये देखेंगे कि ये जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल इसी तरीके से ये हुकूमत जो है अपनी जगह छोड़ने पे मजबूर हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इनको हमने वक्त दिया, लेकिन इन्होंने वक्त के साथ साथ सिर्फ वसाइल में और आवाम की आजमाइश में इजाफा किया। अब इनको जाना है और जाने का के लिए जो प्रेशर है वो डेमोक्रेटिकली हम वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। ऑल राइट, नौशीन हामिद साहिबा, आप लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पैक योर बैग्स एंड गो होम, दैट इज व्हाट ऑपोजिशन इज सेइंग। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अगर ये रैलीज और जलसों की बात करते हैं तो ये आप सबके सामने और मेरा ख्याल है सारी पाकिस्तान नेशन इस चीज का गवाह है कि पीटीआई ने अकेले एज अ सिंगल पार्टी जो जलसे और जो लॉन्ग मार्च कर दिए थे, वो 11 पार्टी मिलकर भी जो है वो उतनी स्ट्रेंथ इकट्ठी नहीं कर पा रही हैं। आप इनकी रैलीज देख लें, इनके जलसे देख लें, 11 पार्टी के एफर्ट से भी वो क्राउड्स नहीं आ रहे जो कि एक सिंगल कॉल के ऊपर आते थे। दूसरी बात ये कि जब एक 11 पार्टीज हैं, सबके फर्क नजरियात हैं, इनकी कोई चीज कॉमन नहीं है, इनके ना नजरिए कॉमन है, ना इनके पार्टी के मैनिफेस्टोज कॉमन है, ना इन लोगों की सोचें एक पेज के ऊपर हैं। कभी किसी इस्तीफे देने का मामला ही आप ले लें, मैं समझती हूँ उस पर इतनी कंट्रोवर्सी, आधे लोग कह रहे हैं देने, आधे कह रहे हैं नहीं देने। जब पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे, मैं भी हिना गवाह है कि मैं उस वक्त पंजाब असेंबली की मेंबर थी, हम सब ने जाके अपने इस्तीफे जो थे वो स्पीकर के पास जमा करा दिए थे। तो इनके तो अगर 2 मेंबर्स के इस्तीफे गलती से वहां पहुंच गए तो वो भी उन्होंने वापस ले लिए। तो ना ये इस्तीफे देने पे तैयार हैं, क्योंकि इन लोगों का नजरिया नहीं है, इन लोगों के पास वो वाली जो एक मोटिवेशन होती है वो इनके पास नहीं है, ये एक दूसरे के साथ एक पेज के ऊपर नहीं है। हम और ये पीडीएम की जो तहरीक है, आप देखना ये थोड़े दिनों में। जी मुकम्मल करें नौशीन साहिबा, मुकम्मल करें। जी मैं यही कह रही हूँ कि इसके लिए आपको बड़ी मोटिवेशन चाहिए होती है। इनके मेंबर्स जो हैं वो इस वक्त इस्तीफे देने को भी तैयार नहीं है, अगर उन्होंने दिए हैं तो वो अपनी लीडरशिप को शायद दिए हैं, मगर इस चीज के ऊपर कोई एग्री नहीं कर रहा कि वो स्पीकर के पास जाएं, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन वो जाएंगे वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो ये लोग डर रहे हैं इस्तीफे देने से, और ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि जो लोग करोड़ों रुपया लगा कर एक इलेक्शन जीत कर आए हैं वो बगैर किसी नजरिए के किस तरीके से वो इस्तीफे दे दें। देखिए लीडर जो होता है वो हमेशा ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। अगर इमरान खान साहब ने अपनी तहरीक को लीड किया था तो वो कंटेनर पे सोते थे, वो हमारे साथ ग्राउंड के ऊपर मौजूद होते थे। हमने भी जब अगस्त में ये शुरू किया था धरना, बारिशों में हम बारिशों में हम भी बैठे थे, और दिसंबर की सर्दी में जाके जब धरना खत्म हुआ हम भी सर्दियों में बैठे थे। लीडर को यहाँ होना होता है, लीडर वहां पर बैठ के एवनफील्ड के अपार्टमेंट से लीड नहीं कर सकता। और ये पेट्रियोटिक की बात जो है हिना हमेशा करती हैं, मेरी बात सुने, पेट्रियोटिक लीडर वो होता है जिसका सब कुछ उसके मुल्क में हो, उसके बच्चे यहाँ हो, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ। इमरान खान साहब के बच्चे कहाँ हैं? और सबसे बड़ी बात ये, इमरान खान साहब के बच्चे कहाँ हैं? बच्चों की बात करी, मैं तो इन्हीं से पूछ रही हूँ, कहाँ हैं उनके बच्चे? बड़े पेट्रियोटिक हैं आपके सिलेक्टेड उनके बच्चे जो हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व, उनके बच्चे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। मियां साहब के बच्चे जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है ना वो इधर ही है, सियासत में वैसे बिलीव तो नहीं करते। इमरान खान साहब के तो बच्चे यहाँ हैं ही नहीं। उनकी इमरान खान साहब खुद तो यहाँ मौजूद है ना। चलिए, तो आप तो बच्चों की बात कर रही है, पेट्रियोटिक होने में फ्रंट से लीड की थी।
चलिए मुझे और ब्रेक हमारे सामने वो जमीन पर भी सोए हैं, वो कंटेनर पे भी सोए हैं। ऑपोजिशन इस्तीफों से डर रही है एज पर द गवर्नमेंट। इसके ऊपर आकर बात करेंगे, एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। लेट्स वाइंड अप द कॉन्वर्सेशन। आज के इस शो के लिए फाइनल सेगमेंट है। हिना परवेज भट्ट साहिबा, सहर कामरान साहिबा एंड वेरी ऑनरेबल डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हिना परवेज भट्ट साहिबा, आप लोग घबरा रहे हैं इस्तीफों से। अच्छा, एंड ट्रस्ट मी ऑन अ न्यूट्रल नोट, आपके इस्तीफों की इस टाइम पर ना सिचुएशन वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की थी कि इस्तीफे दे तो दिए थे, चले उन्होंने तो स्पीकर तक दे दिए, और जब ये बारी आई कि जी एक एक बंदे को बुलाएंगे और स्पीकर तस्दीक करेगा, उस टाइम के ऊपर वो भी जरा पीछे हट गए थे। आप अभी से पीछे हट गए हैं। आपके तो अभी इस्तीफे गए नहीं ना स्पीकर के पास, आपके तो इस्तीफे आपकी पार्टी की क़यादत के पास हैं। बीनिश जो सिलेक्टेड वजीर आजम है, जैसे आप भी कोट कर रही हैं कि वो कह रहे थे कि पीडीएम जो है वो फारिग हो चुकी है और उनके लिए कोई परेशानी का बायस नहीं, तो फिर आप मुझे बताएं कि रोज अपने जो तर्जुमान की फौज है, जो कितने इनके स्पोक्स पर्सन है, उनको रोज बुला के ये क्यों ब्रीफिंग दी जाती है? इमरान खान साहब रोज उनको बुलाते हैं और गिनते हैं कि कितने झूठ बोले। फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा ने 25 बोले, शहबाज गिल ने 50 बोले, शिबली फराज ने 100 बोले, जिससे ज्यादा झूठ बोले उसको उतनी जो है तालियां पड़ती हैं, और ये कहा जाता है कि आज फयाज चौहान तुमने सही झूठ नहीं बोले। तो अगर पीडीएम कामयाब नहीं थी तो रोज हर दूसरे दिन ये तर्जुमान जो है उनको बुला के मीटिंग क्यों कराते? पहली बात। अगर पीडीएम कामयाब नहीं थी तो ऑपोजिशन के सारे रहनुमाओं को जेलों में क्यों डाला जा रहा है? नैब के केसेस क्यों बनाए जा रहे हैं? झूठे केसेस क्यों बनाए जा रहे हैं? फिर मुझे ये कामयाब अगर होती तो फिर केसेस ना बनाए जाते ना, परेशान होते इमरान खान साहब। अगर आपका ये मानना है कि नैब न्याजी का गठजोड़ है और पीडीएम का प्रेशर ले रहे हैं इसलिए अंदर नहीं, अगर बाहर भी होते कौन है जेल में? फॉर एग्जाम्पल देखिए, शहबाज अब्बासी पे दोबारा केसेस, अभी वो जेल में तो नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं ना, हमजा शहबाज, ऑपोजिशन लीडर, सारे लोग केसेस में हैं। मैं अगर आपकी बात नहीं, आज मैंने आपसे जो बात सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी बोलने का। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो फॉर दैट मैटर शहबाज शरीफ साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों या हमजा शहबाज साहब हों, वो मुज़ाकरात की बात और मानने वाले हैं, वो मुफाहमत की पॉलिसी को आगे लेकर चलने वाले हैं। तो अगर वो जेल में हैं तो उसका तो नुकसान होगा ना उन लोगों को जो कि चाहते हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ बात हो जाए। मरियम बीबी तो मुज़ाकरात के मूड में बिल्कुल नहीं है, राना सनाउल्लाह से क्या मुज़ाकरात होंगे? बिल्कुल नहीं, उनका तो स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, जो आपको भी पता है कि पीएमएलएन में वही चीज मानी जाती है जो पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला होता है। Absolutely. और मियां नवाज शरीफ साहब का यही फैसला है कि इस सिलेक्टेड हुकूमत से और किसी से और से भी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस वक्त सब कुछ सामने और अवाम के सामने होएगा और इस हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और यही रीज़न है कि ख्वाजा आसिफ साहब भी जेल में है, यही रीज़न है कि शहबाज शरीफ साहब भी जेल में है, और यही रीज़न है कि हमजा शहबाज शरीफ भी जेल में, और शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल, इन सब पे केसेस खुल गए हैं। पहली चीज़। दूसरी बात, आज मैं आपको बताती हूँ, जो आपकी उस्मान बुज़दार, वैसे तो बुज़दार साहब नहीं कहना चाहिए, लाहौर के गंदगी के हालात हैं तो बदबूदार जो लाहौर इन्होंने बना दिया है, तो उनका नाम उस्मान बुज़दार की जगह बदबूदार बुज़दार होना चाहिए। नहीं, जो लाहौर के हालात हैं ऐसे ना करें, तो बुज़दार साहब का नाम ही चेंज होना चाहिए। वोट को इज्जत दो का आपका नारा है, सीएम को भी इज्जत दीजिए, ऐसे ना करें। यही वो सीएम है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब रहे हैं। अच्छा, फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा यहाँ जो स्पोक्स पर्सन है, आज कहती हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी फेस सेविंग के लिए गिरफ्तार होने के प्लान्स बना रही हैं। तो ये आज उनको भी मैं याद करा दूं कि हमारी पार्टी ने डिसाइड किया है कि अगर हमारे किसी भी लीडर पे अब गिरफ्तारी का इन्होंने जानबूझ के फेक केसेस किए तो हमने इनको आराम से नहीं छोड़ना। आप क्या कर लेंगे? फिर घूम फिर के वही डिबेट आ जाती है। ट्राई कर ले, अभी आप लोग जनवरी घबरा रहे हैं कमीशन के सामने, इनको हमने अब एनआरओ नहीं देना। फॉरेन फंडिंग के जो केस है उसके ऊपर जो इन्होंने इजराइल से और भारत से फंडिंग ली है, उनकी केस चीजें सामने ला। आपके पास देने के लिए है भी क्या? अब चीजों का हमने छोड़ना नहीं है। आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, हुकूमत ने आपको दीवार से लगा दिया है। जी सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टेक।
देखिए बात ये है कि मैं भी इसी बात को सेकंड करूंगी कि इमरान खान अहमद न्याजी साहब को बेनारो नहीं मिलेगा, हिसाब देना पड़ेगा। ये जो इनकॉम्पिटेंस और ना तजुर्बेकारी की आड़ में जो करप्शन का कारोबार चल रहा है उसका हिसाब तो देना होगा। ये बताना होगा कि आपका एजेंडा क्या है, आपकी हिकमत अमली क्या है, आप पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं बैरून मुल्क भी और मुल्क के अंदर भी। आपके बहनोई का जो है वो प्लॉट नहीं खाली होता तो आप 6 आईजी बदल देते हैं, एक जो है वो सीपीओ बदल देते हैं, और अगर आपको जो है बाकी अवाम का आपको पता ही नहीं है, आप चीनी और आप एक आईजी नहीं बदल सकते सिंध में। रिपोर्टें बनाते हैं और उसके बाद उनको फ्री हैंड दे देते हैं। आपने अपना चंदा इकट्ठा करने वाले सारे लोगों को कोई ना कोई ऐसा ओहदा दे दिया है कि वो अपने किचन का खर्चा पूरा कर ले। देखिए मैं समझती हूँ कि इमरान खान अहमद न्याजी साहब अगर इस बात का भी हिसाब दे दे ना, इसके बात का भी हिसाब दे दें कि उनका खर्चा कैसे चलता है। I got your point. Let's keep it to be continued for next time. इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मैं मुलाकात करूंगी। आज के लिए तीनों पैनलिस्ट का शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। See you tomorrow same time and same channel इंशाल्लाह ताला।